आज हम बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग 10th का एक टॉपिक है। पावर शेयरिंग में क्या बात करने वाले हैं हम? बेल्जियम के बारे में बात करेंगे, श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है बेल्जियम के बारे में। पहले पावर शेयरिंग होती किस किस के बीच में है? पावर शेयरिंग 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में इन तीनों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पावर शेयरिंग देना बहुत ज़रूरी। अगर हम किसी को पावर ही नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ आ गया होगा पावर शेयरिंग होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट क्या थी? तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हमें पावर शेयरिंग की नीड थी। चलिए बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप, हेडक्वार्टर है वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन का, कैपिटल इसकी ब्रसल्स है। नेबर्स है FGNL, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग। अब इतनी कंपोजिशन होती क्या है? इतनी कंपोजिशन यार होती है सोशल डिवीज़न। ठीक है, चाहे उनके कल्चर, लैंग्वेज इस आधार पर उनकी की गई हो, तो ये एक उनकी कंपोजिशन होती है। तो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ बेल्जियम, फ्लेमिश रीजन था, जो वहाँ पर 10 स्पीकर रहते थे 59% की आबादी के साथ। वहीं वेलोनिया रीजन साउथ बेल्जियम में था, उसमें 40% फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव या फ्रेंच कम्युनिटी के लोग रहते थे और 1% जर्मन स्पीकर थे। बट इन ब्रसेल्स जो कैपिटल थी उसमें 80% फ्रेंच थे और 20% डच स्पीकर थे। तो टेंशन तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने बोला, डच जो कम्युनिटी थी वो बोलती थी कि यार पूरी कंट्री के अंदर हम सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी कैपिटल में ये फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव या फ्रेंच स्पीकर्स क्यों ज़्यादा हैं और वो हमसे ज़्यादा अमीर और पावरफुल क्यों हैं? तो ये टेंशन का माहौल वहाँ पर था। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है वहाँ पर टेंशन क्रिएट होने का। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा टॉपिक इसमें एकोमोडेशन इन बेल्जियम। भैया तो बात सुनिए, 1970 से लेकर 1993 तक वहाँ की गवर्नमेंट्स ने 4 से ज़्यादा अमेंडमेंट करे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन उनका ये कहता था कि भैया डच और फ्रेंच कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, पहला रूल। ठीक है जी, कर दिया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर पूरी पावर दोनों रीजन में, फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन में, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर पूरी पावर देगी। पावर शेयरिंग, इक्वल नंबर ऑफ पावर शेयरिंग करेगी ताकि वो लोग अपना काम प्रॉपरली कर सकें। और स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके बाद हम इसके अलावा ब्रसल्स की अपनी सेपरेट गवर्नमेंट थी, वहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे, फ्रेंच के भी और डच कम्युनिटी दोनों के। और इसके अलावा बस सबसे बड़ा टेंशन वहाँ यही था कि फ्रेंच कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा थे, तो पावर्स उनकी ज़्यादा होनी थी। ये भी टेंशन थी, ये भी आप वहाँ से मोल्ड कर सकते हैं इसके साथ। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी वहाँ तीसरी गवर्नमेंट थी, जो वहाँ के फ्रेंच, डच और जर्मन लोगों ने अपनी कम्युनिटी और अपने लैंग्वेज के आधार पर या अपने कल्चर के आधार पर उन लोगों को इलेक्टेड किया हुआ था। तो इसी मतलब वहाँ की जो पावर शेयरिंग थी वो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू के लिए उन्होंने इसे कर रखा था।